आज मुंबई लोकल के बारे में पूरी बातचीत है। लाइफलाइन कहते हैं मुंबई शहर की। वो एक ट्रेन के अंदर 3000 आदमी 4000 आदमी सबर्बन में लेके जाता है और हमारी जो एवरेज स्पीड है मुंबई सबर्बन की दैट वर्क्स आउट टू 45 टू 48 किलोमीटर पर आवर। और मेट्रो का क्या रहता है सर? 28। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने ये स्टिपुलेट कर रखा है कुछ चीजें जो है क्रिटिकल चीजें होती हैं वो डे लाइट में मेंटेन होनी जरूरी है, तो उसको कहते हैं मेगा ब्लॉक। दिन में जब आप 4 घंटे का 5 घंटे का ब्लॉक लेते हैं, एक दिन में ट्रेन कैसे प्लान होती हैं, इसको एक बार समझाइएगा सर। कहाँ पे बेस्ट की सर्विसेज अवेलेबल है बस की, ताकि अगर कोई ट्रेन खराब हो जाए ये हो जाए तो फिर उसको फोन कर देते हैं। तो आप बेस्ट से भी कोऑर्डिनेट करते हैं? और वो हॉटलाइन है। द क्वालिटी ऑफ ट्रेवल हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। ये जो नई कोचेस आई स्टेनलेस स्टील की, बड़े बड़े खोल दे, बड़े पंखे लगाए गए उनके अंदर, एयर सर्कुलेशन जो है, आज जैम पैक होने के बाद भी इतना पसीना नहीं आता। इवनिंग पीक और मॉर्निंग पीक में क्या फर्क है सर, ये बताइए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो बेस है वो स्टीम इंजन है। पहला नॉन एनिमल ट्रांसपोर्ट, और स्टीम इंजन से ही रेलें चली, स्टीम इंजन से ही करघे चलाए गए, ये पावर लूम जो है मैनचेस्टर में, जिसकी वजह से ये सब कॉलोनाइजेशन हुआ। ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेशन मुंबई के अंदर जिन पे खास फोकस रहता है, तो यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, क्या होता है कुछ स्टेशन के बारे में आप लोगों की क्या प्लानिंग रहती है? 3 मिनट से कम फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं अचीव की जा सकती? जब से मुंबई लोकल शुरू हुई तब से लेके आज तक जो मेजर माइलस्टोन्स हैं वो क्या क्या हैं? इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। इट्स एम्पावरमेंट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू द डेली वेज अर्नर। जब ट्रेनें स्टेशन पे रुकती हैं और चलती हैं, ये समय जो डिसाइड होता है, ये किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है सर? ये जो है एक लाइफ लाइन है। ये पूरा जो बम्बई का मेनू, टाइमिंग, ये सब उसी के अराउंड इवॉल्व है। तो नवी मुंबई जो हम लोग इतना आज डेवलप देखते हैं, इतना कमाल का देखते हैं, होता ही नहीं अगर लोकल वहां नहीं पहुंची होती। हमने लाइफलाइन सुना था कि लाइफलाइन कहते हैं, लेकिन सर पहली बार डिटेल में समझा कि लाइफलाइन क्यों कहते हैं लाइफ लाइन। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। आज की जो आप कहानी सुनने वाले हैं, जो बात आप जानने वाले हैं, मुंबई महाराष्ट्र के लोगों को तो आज मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मुंबई लोकल के बारे में पूरी बातचीत है। और बातचीत बहुत डिटेल में, लोकल कहाँ से शुरू हुई, क्या उसका अंजाम हुआ, कहाँ तक गई, किन लोगों को उसने बदला, मुंबई शहर को ज़िंदगी कैसे दी, क्योंकि उसे धड़कन भी कहते हैं मुंबई शहर की, लाइफलाइन कहते हैं मुंबई शहर की। तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इस पॉडकास्ट को सुन के। तो आराम से ईयरफोन्स लगा लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, और इस पॉडकास्ट की जर्नी में आप चलिए हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बताइए सर, मुंबई लोकल से आप कब जुड़े, और मुंबई लोकल की इस कहानी पे हमें, यात्रा पे हमें ले चलिए सर। देखिए, मैंने मुंबई लोकल का पहला मेरा अनुभव जो है रेगुलर रहा। मुंबई तो उससे पहले भी गए थे। जब 1975 में मैं नौकरी के लिए मुंबई गया पहली बार, उस वक्त मैं रेलवे में नहीं था। फिर 1976 में मैंने रेलवे ज्वाइन की, और फिर रेलवे में तो मैं मुंबई में रहा। मैं दादर में भी पोस्टेड रहा, वीटी में भी पोस्टेड रहा, और फिर बाद में वहाँ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर भी रहा, जीएम भी रहा सेंट्रल रेलवे में। तो काफ़ी लंबा ताल्लुक़ रहा मुंबई सबर्बन से और लोकल ट्रेन से जी। पर जो मेरा पहला 1 साल का अनुभव था जब मैं रेलवे में नहीं था, तो वहाँ मुझे असली फील जो है मुंबई सबर्बन की आई, जिसको कि हम लोकल ट्रेन कहते हैं पॉपुलरली। और उसमें बहुत बदलाव देखे मैंने वहाँ से जो है उसको। जिस वक्त हम मुंबई में 1975 में गए जी, तो वो जो ट्रेनें थीं और आज जो ट्रेनें चल रही हैं वो काफ़ी बढ़िया सुपीरियर ट्रेनें हैं, हाई स्पीड है, उनकी रिलायबिलिटी अच्छी है, और उसके बाद काफ़ी नेटवर्क भी काफ़ी बढ़ गया जी। पर उस वक्त भी जो इम्पोर्टेंस थी, जो लोगों के लाइफ में लोकल का महत्व था, वो इतना सारा मुंबई में डेवलपमेंट हो गया, पर वो कम नहीं हुआ। अभी तो बहुत सारे फ्लाईओवर बन गए हैं, नॉर्थ साउथ जो है एक्सप्रेसवे बन गए हैं, एक चीज़ है, मेट्रो बन गई है जी, कोस्टल रोड भी बन गई अभी हाल फिलहाल। और हर बार जब कुछ चीज़ बनती है तो लोग सोचते हैं कि अब शायद प्रेशर कम होगा, सबर्बन पे प्रेशर कम होगा। पर आज भी अभी बाढ़ आई, 2-4 घंटे के लिए जो है डूब गया सब कुछ, और लोकल बंद हो गई, बम्बई बंद हो गया। मतलब बम्बई नहीं चलेगा। एक तबका एक्सप्रेसवे यूज़ कर सकता है, मेट्रो यूज़ कर सकता है, लेकिन जो मुंबई की लाइफ लाइन है, जो सर्विस सेक्टर, जो जिस पे मुंबई चलता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिब्बा वाला मॉडल। डिब्बा वाला इज़ ए थिंग विच हैज़ बीन पब्लिसाइज्ड, जो बड़ी हो गई है, लेकिन मुंबई का सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, और उसका जो कोर है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो है हमारा सबर्बन सेक्शन। ठीक बात। और उसकी रिलायबिलिटी सबर्बन सेक्शन की, मतलब यही एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको हर आदमी यूज़ करता है, जिसको वेंडर भी यूज़ करते हैं। आप सुबह देखिए,
जो प्रोफाइल है पैट्रनेज का बिल्कुल अलग होता है। सुबह वेंडर्स जो हैं वो सब्जी वाले सब्जी लेके जा रहे हैं, फिश लेके जा रहे हैं मार्केट में, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे के करीब चालू हो जाती है, 4 बजे चालू हो जाती है, और उस वक्त जो है प्रोफाइल अलग रहता है। सर जरा आप मुझे बताएं, क्योंकि आप रेलवे में इतने आप रहे हैं और बहुत हम बहुत आगे का डिस्कशन बहुत पहले कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि आपने बात छेड़ दी है तो जानना चाहूंगा कि आप लोग प्रोफाइलिंग करते हैं थ्रू आउट द डे कि किस क्या गेस्ट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो एक कि 4 बजे से शुरू होने से लेके रात तक में क्या क्या दिमाग में रहता है सर? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि इसका जवाब ये है कि हम कुछ नहीं करते। क्योंकि जो है रेलवे हमेशा से इस सबर्बन सर्विस को एज ए लायबिलिटी देखता रहा है। अच्छा। हाँ, वो उनका कहना है कि हमारी कमाई तो होती है मेन लाइन से और इसकी वजह से जो है हमें अपनी मेन लाइन में और परेशानी हो रही है। सर मेन लाइन और सबर्बन को एक बारी डिस्क्राइब कर दें, क्या क्या हुआ है? अभी मैं दोबारा इस पे आ जाऊंगा। पहले आपका जो प्रश्न था कि सबर्बन का शुरुआत कैसे हुई, वहां से शुरू करें हम, तो ये फिर अब चीजें अपने आप स्लॉट में आ जाएंगी। ठीक है। 1853 सबको मालूम है 1853 में बोरी बंदर से थाने जो है एक स्टीम इंजन की गाड़ी चली। वो गाड़ी 16 अप्रैल को चली। उसके बाद हफ्ता भर तो उसमें वही सरमोनियली चलते रहे। कभी किसी वीआईपी की फैमिली जा रही पूरी ट्रेन बुक करा के, कभी हो जा रहा है। फिर उसके बाद ये एक टिकट छपा और पब्लिक के लिए वो गाड़ी चालू हुई 1853 में पहली बार। ठीक है। अब आप ये देखिए कि बोरी बंदर से थाने है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर को तो हम सबर्बन ही कहेंगे ना। बिल्कुल। तो जिसको आज हम लोग मेन लाइन वो कहते, जो उस वक्त मेन लाइन कहते थे, आज की तारीख में उसको सबर्बन कहते हैं। ठीक है। तो थाने चलती थी वो बोरी बंदर से निकल के भाईखला से दादर से कुर्ला, कुर्ला से थाने, ठीक, ये चलती थी। और 10 साल तक करीब ऐसे ही चली, क्योंकि उसके बाद एक ही लाइन थी। और ट्रेनें कितनी होंगी सर? दिन में 4 ट्रेनें चला दी, 5 ट्रेनें चला दी, इस तरह का जो 4 ट्रिप्स या 4 ट्रिप्स? 4 ट्रेन भी नहीं? 4 ट्रेन भी नहीं, एक ही ट्रेन। आप हालात देखिए, आप विजुअलाइज करिए 1853 जो है ना, उस वक्त तक कोई मोटराइज्ड व्हीकल नहीं था। एक भी नहीं था ना। तो मोटराइज्ड व्हीकल तो 1905 में आए ना सर। आई थिंक अंग्रेजों के पास तो था मेरे ख्याल ना। नहीं, अरे डीजल इंजन ही 1900 में बना। अच्छा। ये जो रेल का जो इतना पूरे विश्व में इतनी बढ़ गई रेलें, वो ये था कि ये पहला नॉन एनिमल ट्रांसपोर्ट था, स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन से ही रेलें चली, स्टीम इंजन से ही जो है वो करघे चलाए गए, ये पावर लूम जो है मैनचेस्टर में, जिसकी वजह से ये सब कॉलोनाइजेशन हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो बेस है वो स्टीम इंजन है। तो मतलब सबसे पहला नॉन एनिमल व्हीकल जो धरती पे चला वो स्टीम इंजन था। अच्छा, ठीक है। और उसी स्टीम इंजन को हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। क्योंकि उससे पहले आपको अगर जो भी चली एग्रीकल्चर है, पानी निकालना है, तो बैल से ही जो है घुमाएंगे, आप रेड को जो है घोड़े से घुमाएंगे। दैट वाज द थिंग। इंग्लैंड में ट्राम चलती थी, घोड़े से चलती थी। वो घोड़े से ट्राम चलती थी। ट्राम उन्होंने आविष्कार कर ली थी, क्योंकि भाई एक टांगा चलाओगे आप, 10 सवारी ले जाओगे, तो नीचे से रेल लगा के उस पर 3 डिब्बे लगा दो, तो 2 घोड़े से आप खींच सकते हो, 40 सवारी ले जाओगे। तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से ट्राम राम आ गई थी, पर वो घोड़े से चलती थी। फिर स्टीम इंजन आया, और उसके बाद जो मोटराइज्ड व्हीकल आए, उस वक्त तक क्या चलता था हमारा? साइकिल थी, रिक्शा थी, टांगे थे, बैलगाड़ियाँ थी। तो एक समय आप ये कह रहे हैं कि मुंबई के अंदर ऐसा था कि एक स्टीम इंजन की ट्रेन चलती थी, और उसके अलावा सिर्फ नहीं, मैं आपको इस वक्त तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। हमारे CST जो अभी अब CST कहते हैं उसको, VT, बॉम्बे VT जो स्टेशन है, जो 1890 में कमीशन हुआ, 1889 में जी, तो उसके सामने लोग सवारियां जो है बैलगाड़ी से आती थी। अच्छा, बैलगाड़ी से आएंगी? ट्रेन में बैठने के लिए सवारियां पैदल आएंगी या बैलगाड़ी से आएंगी। उस हालात में आप ये देखिए कि 50 साल लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो उनके पास कोई जरिया नहीं था अलावा हमारी ट्रेन यूज़ करने के। ठीक है। चाहे वो सबर्बन हो, चाहे मेन लाइन हो। 1961 में शायद पहली ट्रेन हमने चलाई बॉम्बे से पूना। वो भी पूरा थ्रू नहीं जाती थी, वो जाती थी खोपोली तक, फिर खोपोली से उसको घोड़ा गाड़ी से लेके जाते थे खंडाला, और फिर खंडाला से पूना। घाट नहीं बना था, घाट बाद में बन के कंप्लीट हुआ। फिर उस दौरान आप एक चीज़ को अगर आप इतिहास को विजुलाइज करें जी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब पहले ट्रेन चली तब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
बाद में वी बिकेम द ब्रिटिश कॉलोनी। करेक्ट। और जैसे ब्रिटिश कॉलोनी बने बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, और उस डेवलपमेंट का जो फोकस था वो बॉम्बे था, बिकॉज पोर्ट था बॉम्बे में। ठीक बात। फिर ये जो बॉम्बे और कैलकाटा, ये दो हब बने, और यहाँ से रेलवे का डेवलपमेंट शुरू हुआ। है वो जो पहले, उससे पहले डाक जो है वो डाकिए घोड़े पे लेके जाते थे। अच्छा। और वो हर 60-60 किलोमीटर बाद डाक बंगले हुआ करते थे, जहाँ की ये डाकिए जो है घोड़े बदलते थे, क्योंकि डाक तो चलती रहनी चाहिए। डाकिए वहाँ बदलाएंगे, घोड़े छोड़ देंगे, नए घोड़े नए डाकिए डाक बैग लेके चले जाएंगे। कम्युनिकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूलिंग, तो दैट वाज द सिस्टम द ब्रिटिशर्स डेवलप्ड। तो हमारी जो ट्रेनें चली, तो सबसे पहले जो ट्रेन है वो वायसराय की मेल लेके जाया करती थी, इसीलिए उनको मेल ट्रेन कहते हैं, फ्रंटियर मेल, पंजाब मेल। करेक्ट। तो उन ट्रेनों में कोई पर्पज नहीं था। फिर ये था कि भाई चलो इतनी तेजी से ट्रेन चला रहे हो, उसमें सवारियां भी बिठा लो। पर मेल के डब्बे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। ठीक है। कमिंग बैक टू आवर सबर्बन सिस्टम जी, तो ये जो है बम्बई का डेवलपमेंट हो रहा है, और डिमांड ट्रेवल का कोई जरिया नहीं दूसरा, तो ये ट्रेनों में लोग बम्बई बढ़ता चला गया, और ट्रेन के अराउंड डेवलप होता गया। जी। हालांकि मेन लाइन बढ़ता रहा, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें भी चलती रहीं। जी। और फिर जब मेन लाइन ट्रेनों का प्रेशर बढ़ने लगा, और उसमें ये हुआ कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस में तो पैसे वैसे बनते नहीं थे रेल कंपनियों के, ये सब प्राइवेट कंपनियां थी, तो उन्होंने जो है ये हुआ कि भाई इसको हम बंद कर दें, लेकिन पब्लिक का प्रेशर, और उसकी वजह से फिर और ट्रैक डाले गए, और 1910 में जो है हार्बर लाइन बनी, पहली लाइन। नहीं वैसे तो ये तो मेन लाइन तो पहले उधर चर्च गेट से, चर्च गेट क्या वो कोलाबा से शुरू हुई थी। ठीक। कोलाबा से वो वेस्टर्न रेलवे वाली लाइन, कोलाबा दादर होके बोरीवली, विरार, धानु रोड, बलसाड, बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। अच्छा। और ये बोरी बंदर से जो है थाने, उसके बाद कल्याण पुणे, थाने कल्याण नासिक, नासिक होके दिल्ली, पुणे होके साउथ। ठीक है। तो ये थी ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। हाँ। ठीक बात। तो ये दोनों रेलवे सिस्टम जो है ये बन गए। सबसे पहले हिंदुस्तान में यही दो रेलवे सिस्टम बने? नहीं, सबसे पहले था ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे पारसियों का था, बाद में आया वो। ठीक है। दो गवर्नमेंट कंपनियां वहाँ रजिस्टर हुई इंग्लैंड में, एक ईस्ट इंडियन रेलवेज और एक ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे जो है वो बम्बई से उसको लाइसेंस मिला जी, बम्बई से लाइन रेलवे लाइन बनाने का, और ईस्ट इंडियन रेलवे को कलकत्ता से मिला। ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि बेस तो कलकत्ता ही था, राज का ब्रिटिश राज का, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो बेस कलकत्ता था। कमर्शियल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल बम्बई था, पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो वायसराय वगैरह जो है वो वहाँ से ऑपरेट करते थे जब तक उन्होंने दिल्ली शिफ्ट नहीं किया। ठीक बात। तो वो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हुगली रिवर में जो है शिप उनका डिले हो गया। हाँ। वरना पहले लाइन वो खुलनी थी ईस्ट इंडिया रेलवे वाली। अच्छा। हाँ। वो जो हावड़ा से बंडल। हाँ। पर हावड़ा से बंडल ना खुल के ये बोरीबंदर से थाने खुली सबसे पहले जी। तो वो इसीलिए आप देखिए ना, जो मुंबई सबर्बन के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट स्ट्रांग सबर्बन सिस्टम है वो कलकत्ता का है। करेक्ट। हाँ है। हाँ जी। हाँ। क्योंकि वहाँ भी यही हुआ। हाँ। कि पहले ट्रेनें चलने लगी। हाँ। और शॉर्ट डिस्टेंस पे, फिर बाद में लॉन्ग डिस्टेंस एक्सटेंड, ट्रैम भी पहले आई, वहाँ मेट्रो भी पहले आई। ट्रैम सब जगह साथ आई। अच्छा, ट्रैम हर जगह साथ आई। हर जगह साथ आई। हम लोगों ने अपनी उखाड़ दी, सब लोगों ने। अच्छा। दिल्ली ने भी उखाड़ दी, हैदराबाद ने भी उखाड़ दी, मुंबई ने भी उखाड़ दी। दिल्ली में ट्रैम चलती थी सर, और क्या। अच्छा। जितनी भी चौड़ी सड़कें आप देख रहे हैं सब ट्रैम की थी। अच्छा। हाँ। ये जो आप अगर बम्बई से वाकिफ हो तो दादर टीटी कहते हैं उसको हम लोग जी, उधर कहते हैं दादर बीबी जी। जो वेस्टर्न रेलवे वाला दादर स्टेशन है कहते हैं दादर बीबी। हाँ। और सेंट्रल रेलवे वाला जो दादर स्टेशन है कहते हैं दादर टीटी। व्हाट इज टीटी? ट्रैम ट्रेन, ट्राम टर्मिनस। अच्छा। ये बड़े बड़े गोले जो बने हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये ट्राम गोल घूमती थी, ट्राम में पॉइंट नहीं थे। अच्छा। तो पहले दादर तक ट्राम चलती थी। हाँ। ये जो हमारा कोलाबा वाला सर्कल है उसके सामने, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो है, करेक्ट है। तो ये भी तो ट्राम टर्मिनस था। अच्छा। इसीलिए इतना बड़ा सर्कल है ये। अच्छा। फिर उसके बाद दादर टीटी सर्कल, ट्राम टर्मिनस, फिर उसके बाद किंग सर्कल भी ट्राम टर्मिनस था, क्योंकि दादर से बढ़ा के किंग सर्कल तक ट्रेन बढ़ाई। ठीक है। फिर उसके बाद साइन तक बढ़ाई तो साइन सर्कल जी।
तो ये जो है कलकत्ता में समहाउ सारे के सारे ट्रांसपोर्ट मोड प्रोटेक्टेड रहे। वहाँ पे सबको एग्जिस्ट करता है, वो हाथ वाला रिक्शा भी चलता है वहाँ, पैडल वाला रिक्शा भी चलता है, तांगे सब चलता है। सही बात 400 साल पहले भी जो ट्रांसपोर्ट था और जो आज ट्रांसपोर्ट है, सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में आई, तो मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट आर्काइक सारी ट्रांसपोर्ट वहाँ को एग्जिस्ट करती है जी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बंगाल। फिर ये लोकल ट्रांसपोर्ट इतना सबर्बन इतना पॉपुलर रहा होगा, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये मेरा अपना एहसास है। ठीक बात कि उस वक्त उन्होंने डिमांड आई कि साहब एक सिर्फ सबर्बन के लिए ही एक कॉरिडोर बना दिया जाए, सिर्फ एक अलग से कॉरिडोर बनाया जाए। तो वो हार्बर लाइन बना, जो वीटी से मस्जिद सैंडर्स रोड होके सारे हार्बर कवर करता हुआ, वडाला जी, डॉकयार्ड रोड जी, और फिर कुर्ला से चेंबूर जी। इसी वजह से हार्बर लाइन कहा जाता है, इसीलिए हार्बर लाइन कहा जाता है। और ये प्योरली सबर्बन थी, ये कहीं नहीं जा, ठीक है, ये कहीं किसी बड़े दूसरे शहर नहीं जा रही, ये बॉम्बे के अंदर मुंबई के अंदर ही घूमेगी। हाँ जी, ये 1910 में बनी जी। इसके ऊपर बहुत ग्रेडियंट्स थे, तो ये इलेक्ट्रीफाई करनी जरूरी थी, ये तो क्योंकि स्टीम लोग को नहीं खींच पाता था। ग्रेडियंट्स मतलब उतार चढ़ाव। हाँ जी। फिर 1925 में जी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रॉपरली सारी लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करना शुरू हुआ, हो गया, कंप्लीट हो गया। 1925 में कंप्लीट हो गया, ठीक, 1925 में कंप्लीट हो गया। और एक अलग ट्रेनें, सबर्बन ट्रेनें चलाई गई, जैसे कुछ जो आज हम सबर्बन देखते हैं, जिसमें टॉयलेट नहीं होता, जिसके अंदर हैंगर लगे रहते हैं, जिसके अंदर सीटें ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसी ट्रेन जो है पहली बार 1925 में बनी। उसको आप ये कह सकते हैं कि सबर्बन का शुरुआत, ठीक है। मतलब एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बम्बई में लोकल ट्रेन 1853 में शुरू हुई, ठीक है। पर जो आज सबर्बन डेडिकेटेड कॉरिडोर पे चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो हैं वो 1925 में, 1925 तक आते आते वो प्रॉपर हो गया, वो प्रॉपर शुरू हो गया जी। एक और डेवलपमेंट हुआ, बताइए सर। जो वहाँ पे इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ने लगी, तो टेक्सटाइल मिल जो है सब, ये जो जितने भी इंग्लैंड के नाम थे वो सब आगे परेल में जो है, ठीक है, टेक्सटाइल मिल लगनी शुरू हुई। 1900 में जो है खूब टेक्सटाइल मिल, उसमें वर्कर आने शुरू हुए। देयर वाज इनफ्लक्स ऑफ द, ये कौन से ईयर में हो रहा है सर? 1900 में, 1900 में जो है, ठीक है। और जो वर्कर आने शुरू हुए, तो चाल जो कहते हैं बम्बई का जो आइडेंटिटी थी कि चाल बम्बई में, तो वो चाल जो है वर्कर्स के लिए चाल हुआ करती, चाल डेवलप होनी शुरू हुई। एक साथ कई कमरे, एक दो लाइन से, रो से, जैसे हॉस्टल होता है, हॉस्टल होता है। आप देखिए दिल्ली में क्या होता है कि रोड होती है, फिर सर्विस रोड होती है, फिर लॉन होता है, सेटबैक होता है, फिर घर होता है, ठीक है। बम्बई में क्या होता है, रोड होती है, फुटपाथ से सीधे बिल्डिंग खड़ी होती है, सही बात है। उसका कोर्टयार्ड अंदर होता है, जो पार्क चाहिए आपको, जो होता है वो उसके अंदर होता है बिल्डिंग के, ठीक ठीक। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जी, दिल्ली के डेवलपमेंट में और बम्बई के डेवलपमेंट में जी। तो वहाँ पे ये जो चाल का सिस्टम है, चाल की वजह पॉपुलेशन है सर, इसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी है जी, मेन वजह तो पॉपुलेशन डेंसिटी है जी। क्योंकि आप ये देखें कि बम्बई में शुरू से ही 6 माले की बिल्डिंग रहती थी, और वो सेस्मिक जोन वाइज भी थोड़ा सा ज़्यादा, जोन वाइज भी काफ़ी ससेप्टेबल है। तो जी, चाल का क्या कंसेप्ट है, चाल इज ए हॉस्टल टाइप कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, हाँ, बट देयर इज ए इनर कोर्टयार्ड। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस थिंग, टेक्सटाइल मिल्स आ रही थी परेल में, वर्कर्स को वहां तक पहुंचना था, तो ये वर्कर्स सब नॉर्थ इंडिया से और इससे जो है जो लेबर मुंबई पहुंच रहे थे जी। और ये मुंबई जो है जो माइग्रेशन का नॉर्मली तरीका होता है, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ आता है, फिर अपनी अलग से झोपड़ी डालता है, ठीक बात है, स्लम से, फिर उसके बाद जब पैसे हो जाते हैं घर बनाता है, ठीक बात है। और बम्बई तो अनलाइक एनी अदर सिटी, बम्बई शुरू से प्राइवेट डेवलपर के हाथ में रहा है जी। The development of Mumbai is strongly linked with the real estate industry. Correct. वहाँ पे अगर, तो इसीलिए हम कहते हैं कि रियल एस्टेट का और सबर्बन का चोली दामन का साथ है। रियल एस्टेट वाले को सबर्बन चाहिए क्योंकि उसका घर तभी बिकेगा जी जब वहाँ पे ट्रेन होगी और स्टेशन होगा, करेक्ट है। तो दो तरह की डिमांड आती है वहाँ पे, मेरा कॉरिडोर बना दीजिए है। तो कोई भी एरिया जो डेवलप हो रहा था उसकी सबसे पहले डिमांड थी कि आप हमारा एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाइए, हमारे यहाँ स्टेशन लेके आइए, लोकल लेके आइए, ताकि आदमी यहाँ रहे। और पहले वो प्रॉपर्टियाँ जो है प्लॉट काट लेंगे जी, प्लॉट काट के, और उसके बाद जो है एक डेवलपमेंट प्लान बनवाएंगे जी, और फिर कहेंगे कि एक दिन यहाँ पे लोकल आएगी जी, क्योंकि अगर लोकल नहीं आएगी कहेंगे तो नहीं बिकेगा, कोई आएगा ही नहीं, कोई आएगा नहीं। फिर ये क्या हुआ जब हम गए बम्बई में जी,
तो उस वक्त उससे थोड़े दिन पहले ही जैसे लोकल जाती थी खाली चेंबूर तक जी, और चेंबूर से मानखुर्द जो है वो स्टीम इंजन जाता था। ठीक। दीवा से पनवेल जो है स्टीम इंजन चलता था मेरे सामने है। अब वो क्या करेंगे, लोग बाग वहाँ पे प्लॉट बना लेंगे और फिर प्रेशर डालेंगे कि इस पर लोकल चलाओ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1853 से ही यही हो रहा है कि पहले स्टीम चल रही है, फिर लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि साहब इस पे जो है इलेक्ट्रीफाई कर दो। ये पैटर्न है जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1970-71 में जो है चेंबूर मानखुर्द इलेक्ट्रीफाई होकर लोकल बढ़ी, दीवा पनवेल मेरे सामने बढ़ी 1980 में इलेक्ट्रीफाई होके। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न उसमें। अब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है रेलवे ने हिसाब लगाना शुरू किया, बोले कि यार सबअर्बन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हाँ, क्योंकि इंडियन रेलवे एक्ट बन गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें ये हो गया कि भाई रेलवे इज ए सेंटर सब्जेक्ट, लेकिन अर्बन सिटी ट्रांसपोर्ट इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वो लोकल बॉडी का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो उन्होंने कहा हम क्यों चलाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी चलाए, सब जगह म्यूनिसिपैलिटी चलाता है। तो लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो अब चलाते रहे हैं अंग्रेजों के टाइम से, तो आप नहीं निकल सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते। फिर उसमें जब इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया सबअर्बन को बढ़ाना, तब ये 1970s में नवी मुंबई का, आपने नवी मुंबई के बारे में बताया था कि कैसे नवी मुंबई बन रहा था और क्या हो रहा था, तो वो बात बताइए। हाँ, तो वो नवी मुंबई ये हुआ कि भाई बम्बई जो है 36 तरह के कंसल्टेंट स्टडी करते रहते हैं जो कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि साहब बम्बई की ग्रोथ अब सस्टेनेबल नहीं रही, तो इसलिए काउंटर मैग्नेट बनाया जाए। लोगों ने कहा कि भाई देखिए, मीरा रोड से भयंदर से आदमी जो है लोकलिटी में डंडा पकड़ के खड़ा हुआ है, सुबह 1.5 घंटा लगता है उसको ऑफिस पहुंचने में, शाम को 1-1.5 घंटा लगता है घर पहुंचने में, सिर्फ 6 घंटे वो घर में रहता है। तो ये ह्यूमन लाइफ ठीक नहीं है इतना कम्यूटिंग। तो हम एक नया शहर बसाएंगे और वो शहर में जो है वहाँ से आदमी बम्बई नहीं आएगा, वहीं सारे काम हो जाएगा, वहीं सारे काम हो जाएंगे। इस तरह का थोड़ा सा जो प्लानर्स हैं उनको इस तरह के आइडियाज जो हैं किताब में से पढ़ के आते हैं लेकिन शहर जो है इन किताबों पे नहीं चलता। ठीक बात है। इट इवॉल्व्स। ये जितने बड़े बड़े शहर हैं आज जो सस्टेन कर रहे हैं जी, ये एक ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं जी जी अराउंड समथिंग। तो वो बना दिया गया, नवी मुंबई वाशी बना दिया और इन्होंने कोकन भवन बनाया और ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने दफ्तर हैं सारे वहाँ ले जाओ, सब वहीं ले जाओ। वहाँ दफ्तर खुल गए स्टेट गवर्नमेंट के। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि साउथ ऑफ बांद्रा कोई भी PSU प्राइवेट कंपनी कोई ऑफिस स्पेस नहीं खड़ी कर सकता। बिल्डर्स को लाइसेंस देने बंद कर दी कमर्शियल स्पेस बनाने के साउथ ऑफ बांद्रा कि वहीं जाओ। और एक पुल बना दिया, वो पुल पे जो है 4 आने, उस वक्त स्कूटर से जाते थे हम, 4 आने लगता था टॉल स्कूटर का। अच्छा, हाँ, तो वो जो है फाइनली वो सड़ता रहा। अच्छा, नवी मुंबई सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों सर? इट बिकेम ए ग्रेट स्लम। क्यों? आप बना नहीं सकते शहर। ठीक बात। बम्बई में आदमी फुटपाथ पे पड़ा था और उसी में जितने में 600 रुपये महीने पे जो झुग्गियाँ होती हैं उसका रेंट 600 रुपये, 400-500 रुपये झुग्गी का रेंट होता था। ठीक बात। वहाँ नवी मुंबई में वाशी में 600 रुपये में फ्लैट मिलता था प्रॉपर, बिना किसी पगड़ी के। फिर भी नहीं जाता था आदमी? फिर भी आदमी नहीं जाता था। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब पूरा एक सोशल नेटवर्क होता है आपका, एक फील होती है। मुंबई में आप घर से निकलिए, वहाँ UDP में जाए 2 रुपये में खाना खाइए। ठीक बात है। तो जब मैं सिर्फ एक घर देने से तो नहीं होता ना, उसके अराउंड मुझे जो है एक इंफ्रा भी चाहिए होता है, करेक्ट, लाइफ चाहिए होती है। लाइफ चाहिए होती है जी। तो वो नहीं चला। तो मतलब इस समय तक नवी मुंबई बनने के बाद एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। फेल्ड प्रोजेक्ट, और बुरी तरह से फेल था। बुरी तरह से फेल्ड। ठीक है बात है। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट। जी जी जी। फिर ये डिसाइड हुआ कि भैया सबअर्बन लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, नवी मुंबई ले जाना पड़ेगा। जी। तो ये हुआ कि मानखुर्द से वही खाड़ी का पुल, दैट वाज अक्रॉस द सी। जी।
तो ये हुआ कि भाई खाड़ी के पुल बनाने का पैसा बहुत ज़्यादा, रेलवे ने कहा हम तो बनाएंगे ही नहीं, हम क्यों बनाएंगे, अच्छा, रेलवे हमारा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सब्जेक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट का है जी। तो सिडको को चूंकि उसको जमीन बेचनी थी, करेक्ट। अभी जैसे जिस तरह से प्राइवेट बिल्डर पहले करता था कि भाई उसको जमीन बेचनी है तो रेल के आसपास घूमता रहता था जी। अब ये कारपोरेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जी। दे केम टू रेलवे और बोले कि साहब हमें आप बना दो। तो ये तय हुआ कि 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ब्रिज सिडको देगा। और उसके बाद जो नवी मुंबई में जो रेलवे लाइनें बनेंगी उनका जो है जमीन फ्री में देगा और उसके बाद जो कॉस्ट आएगी उसका 2/3 सिडको देगा और 1/3 रेलवे देगी। अच्छा, इतनी एक अच्छी डील मिल गई रेलवे को भी अब। रेलवे को इतनी अच्छी डील गई, उसको हम लोग बड़ा मॉडल एग्रीमेंट कहते हैं। मॉडल एग्रीमेंट, हाँ, हमारा कहना ये है कि मेरा पर्सनल मेरा व्यू है कि दैट मॉडल इफ वी इम्प्लीमेंट वी शुड, ये अर्बन ट्रांसपोर्ट जो आज है जो आप देख रहे हैं दिल्ली में इतना पोल्यूशन ये वो हैन तैन जो है ये खत्म हो जाएगा उस मॉडल पे अगर हम रेलवे को डेवलप करें जी। क्योंकि रेलवे और मेट्रो में बहुत फर्क है, न तो कैपेसिटी है मेट्रो में उतनी जितनी सबर्बन कैरी करता है और दूसरे प्राइस वाइज आप देखें ना। करेक्ट। वो 20 पैसा किलोमीटर चार्ज करता है, ये 2 रुपए किलोमीटर चार्ज करते हैं 10 गुना। 10 गुना। कमाल सर। उसकी एवरेज स्पीड आती है, इसको हम लोग कहते हैं मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। करेक्ट। तो वो एक ट्रेन के अंदर 3000 आदमी 4000 आदमी सबर्बन में लेके जाता है, एक ट्रेन के अंदर एक ट्रेन के अंदर बॉम्बे में सबर्बन में, और 6-6 हजार तक काउंट हुए हैं। अच्छा। जो 12 कोच की जो ट्रेन होती है जी। और हमारी जो एवरेज स्पीड है मुंबई सबर्बन की फॉर ए फास्ट लोकल दैट वर्क्स आउट टू 45 to 48 किलोमीटर पर आवर। 45 to 48 किलोमीटर। और मेट्रो का क्या रहता है सर? 28 एवरेज स्पीड। कितने लोग रहते हैं? मेट्रो में कैपेसिटी जो भी क्लेम करें मैक्सिमम क्रश लोड एंड दिस थिंग, पर एवरेज मेट्रो में 1500 से ज्यादा आदमी नहीं होते 8 कोच वाली में। 8 कोच वाली चल का रही हैं जितनी भी आपके नई छोटे छोटे जो टियर 2 सिटीज में मेट्रो बनाई है, 4-4 वो 3 कोच की चलाते हैं, वो खाली जाती है। जी जी जी। तो यू कैन नॉट कंपेयर ये जो मॉडल है रेलवे ट्रैक पे ही वो चलाना। तो मैं कमिंग बैक टू द डेवलपमेंट ऑफ नवी मुंबई रेल सबर्बन नेटवर्क इन मुंबई, नवी मुंबई तो एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ मैं, टॉपिक है सबर्बन नेटवर्क इन मुंबई। तो नवी मुंबई का ये पहले वाशी पनवेल, वाशी बेलापुर तक बना, फिर बेलापुर से पनवेल बना जी। अभी तो सीवुड उड़ान भी बना रहे हैं और तो पूरा एक नेटवर्क अलग बन जा रहा है नवी मुंबई में। और जिस दिन से नवी मुंबई में ये सबर्बन पहुंची, आप ये देखिए प्रॉपर्टी प्राइसेस, ब्रिज कंप्लीट हुआ और सिडको की प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल ट्रिपल है। आज जो नवी मुंबई के प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो मुंबई के प्रॉपर्टी प्राइसेस से मैच कर रहे हैं। तो मतलब एक फेल्ड एक सिस्टम को, जगह को सिर्फ लोकल की वजह से फिर से जिंदा हो गया। तो नवी मुंबई जो हम लोग इतना आज डेवलप देखते हैं, इतना कमाल का देखते हैं, नए जो लोग जाते हैं जॉब करने सब नवी मुंबई जाते हैं, ये होता ही नहीं अगर सिडको ने ये मॉडल नहीं अपनाया होता और लोकल वहां नहीं पहुंची होती, मुंबई खत्म हो जाता जी। मुंबई का ग्रोथ रुक जाता। डेवलपमेंट हुए मुंबई में, पर ये तो एक सिडको का मॉडल था, ठीक है, ये हो गया, पर बम्बई का तो कोई मॉडल ऐसा था नहीं जी। एंड दे केप्ट ऑन, और जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज थी वो डिटोरिएट कर रही थी। जो सबर्बन ट्रेनें पुरानी हो गई थी, रेक्स, उनकी ट्रैक्शन मोटर फेल हो रही थी। हम खुद अक्सर होता था कि वो लोग को ट्रेन फेल हो जाती थी तो नीचे उतर के फिर ट्रैक पे चल के जाते थे कि वो दूसरी ट्रेन आकर उसको खींच के धक्का दे के लेके जाती थी। समझा नहीं सर, मेरे को इस बात को थोड़ी डिटेल में बताइए, क्या होता था? क्या हुआ, पुराने हो गए, पैसे तो खर्च करने बंद कर दिए रेलवे ने। जब ये कह दिया कि ये सबर्बन मेरा लुकआउट नहीं है और सिडको ने दे दिए इनको पैसे, तो रेलवे को लगा कि अब ये जो है ब्लैकमेल किया जा सकता है। रेलवे का कहना एक और भी था, उनका कहना ये था कि मैं सबर्बन सर्विस, जो जितने भी कारपोरेट हैं वो अपने एम्प्लॉय को सबर्बन का पास खरीद के देते थे। तो बोले मैं तो कारपोरेट को सब्सिडाइज कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ? सही बात है। मैं गरीब आदमी को थोड़ी सब्सिडाइज कर रहा हूँ। पर सवाल ये है कि अगर आप कारपोरेट को सब्सिडाइज कर रहे हैं तो वो भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। एब्सोल्युटली है जी। दैट इज व्हाई कारपोरेट्स आर कमिंग टू मुंबई जी। एंड देन व्हेन दे आर कमिंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग बाय वे ऑफ टैक्सेस, बाय वे ऑफ ऑल दोस थिंग्स जी।
फिर इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की, उसको कहते हैं मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, MUTP। MUTP, हाँ ठीक है। MUTP का एक रेल कंपोनेंट, एक रोड कंपोनेंट। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई ये जो आपका जो सिस्टम है ये वर्ल्ड में यूनिक है। अच्छा, हम मुंबई लोकल वर्ल्ड में यूनिक है सर? वर्ल्ड में यूनिक है जी। और बोले कि इसी को मतलब नॉट ऑपरेटिंग इट प्रॉपरली एंड नॉट डेवलपिंग इट विल बी ए हिस्टोरिकल ब्लंडर, मेजर सेटबैक। मतलब आप कोई बना के गया हाँ, है, हाँ, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है यार, जो जी, इनहेरिट किया जी, उसको इम्प्रूव करो, करेक्ट, है। हाँ, अब रेलवे ने तो कह दिया हम नहीं कुछ करेंगे, हाँ, तो ये एक मॉडल बनाया गया MRVC, मुंबई रेल विकास कारपोरेशन, वो सिडको वाली पैटर्न पे, जी, जिसके अंदर ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आपके प्रोजेक्ट का आधा पैसा मैं दूंगा और बाकी आधे में से आधा जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी और आधा रेलवे देगी, ठीक है, है? तो आपको 25% ही लगा बस। तो जब सिडको से आप 33% पे एग्री कर रहे थे, तो यहाँ 25 पे तो यहाँ करेंगे 25 पे करेंगे। जी। हालांकि उस मॉडल से रेलवे बदल गई बाद में 33% वाले से। NDA का जो पहला टर्म था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त राम नायक जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे, ठीक है, उन्होंने पुश करके MRVC एग्री करा लिया। ठीक। MRVC से पहले हम लोगों ने एक मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट करके एक प्लानेट बना रखा था, जिसमें कुछ कुछ हम करते रहते थे सबअर्बन के लिए। तो MRVC बन गया और वर्ल्ड बैंक का पैसा आया और मॉनिटरिंग शुरू हुई, तब जो है फिर एकदम से बॉम्बे सबअर्बन में जान आई। MRVC ने फंडिंग किया नए कोच, ये जो अभी जो नई ट्रेनें सीमेंस की और बॉम्बार्डियर की जो। सर यही मैं पूछना चाहता था कि आप कहते हैं कि इस फंडिंग से जान आई, हाँ, जान आने को एक्सप्लेन करिए कि जान आने का मतलब क्या हुआ सर? जान आने का मतलब ये हुआ, पहली चीज कि पहले हम डब्बे खरीद ही नहीं रहे थे। अच्छा, हमारे पास लाइनें तो लिमिटेड थी जी, पर और पुराने डब्बे थे वो भी चल नहीं रहे थे, हमारे टूटे फूटे पड़े थे। तो जब इन्होंने हमें पैसे दिए, और ये जो डब्बे पहले के डब्बे थे वो कहाँ से आते थे सर? ये हम बनाते थे ICF में बनाते जैसप्स वाले ही बनाते थे, कुछ जो है जी, प्राइवेट कंपनी बनाती थी जी, कुछ हम लोग खुद बनाते थे जी। तो ये नए डिजाइन के बड़ी बड़ी खिड़कियां इनके अंदर। हाँ, पुराने वाले डिब्बों में क्या होता था, हवा नहीं अंदर, जो है आदमी को सफोकेशन फील होता था। ठीक बात। हाँ, तो ये जो नई कोचेज आई स्टेनलेस स्टील के, हाँ, बड़े बड़े खोल दे, बड़े पंखे लगाए गए उनके अंदर, हाँ, एयर सर्कुलेशन जो है, आज जैम पैक होने के बाद भी इतना पसीना नहीं आता जो एक जमाने में जो आता एक होगा। जमाने में आता था। हाँ, तो क्वालिटी सर्वे किया वर्ल्ड बैंक ने, हाँ। द क्वालिटी ऑफ ट्रेवल हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो सबसे पहले हमने डब्बों पे फोकस किया जब हमारे पास पैसा आया। सबसे पहले डब्बे पे फोकस किया, ठीक है। वो पड़ा हुआ था। और डब्बे का हमने क्या चेंज किया? डब्बे की हमने डब्बे का पूरा टेक्नोलॉजी, उसकी जो आपका जो ट्रैक्शन मोटर है उसके अंदर, वो AC ट्रैक्शन मोटर लगी, पहले DC वाली हुआ करती थी। वो कम्यूटेटर जो है उसके अंदर, उसमें साफ करना पड़ता था कम्यूटेटर, बहुत मेंटेनेंस मांगती। खिड़कियां बड़ी की गई, खिड़कियां बड़ी की गई, हैंडल्स बढ़ाए गए, वो जो है वो लटकने के जो है मजबूत किए गए जी। है। पहले वो भी टूट जाते थे सर? पहले वो भी टूट जाते थे। एक एक हैंडल पे 4-4 लोग लटकते जो है। आप ये देखिए ना जी, ये पहला फर्स्ट स्टेप, डब्बा हमने सही किया, फिक्स डब्बा किया। सही किया, नए डब्बे आ गए जी। तो हमने पुराने डब्बे तो कंडेम नहीं किए, नए डब्बे आ गए तो हमने ट्रेनों की लेंथ बढ़ा दी, बड़ी कर दी ट्रेन। 9 कार की जगह 12 कार कर दी, 12 कार। ठीक है। एक कार में ऑन एन एवरेज कितना आदमी आता होगा सर? एक कार में और उसकी जो बम्बई की कोच होती है बहुत चौड़ी होती है वो। जी, जी। ये जो अब दिल्ली मेट्रो की आप कोच देखते हैं, हाँ, जो काफी। 9 फुट होती है, जी। 8.5 फुट 9 फुट चौड़ी होती है, जी। उनकी होती है 12 फुट चौड़ी होती है। अच्छा। हाँ, 12 कोच के अंदर मतलब एक कोच में हम 300-400 आदमी मानते हैं, ठीक ठीक है। तो 5000 आदमी 12 कोच में आने चाहिए, आ जाएंगे जी। तो डब्बे हमने फिक्स किए, हाँ। हमने ट्रेनों की लेंथ बढ़ाई, ट्रेनों की लेंथ और बढ़ाई। क्या किया सर? अब ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। जी। वर्ल्ड बैंक ने हमें पैसे दिए, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे डिपो में गाड़ियाँ मेंटेन होती है, विरार डिपो बनाए गए, वो तो बड़े बड़े मॉडर्न जो है एयर कंडीशन टाइप के जो है मेंटेनेंस शॉप बनाई गई, ताकि इन ट्रेनों को हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। सर 1 मिनट लेके आप ये समझाएं कि डिपो कैसा दिखता है और डिपो में क्या क्या काम होते हैं। हाँ, ऐसा है कि ये जो ट्रेनें चलती हैं इनमें क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस होता है जी,
और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं, 48 से 40 एवरेज स्पीड रहती एवरेज है। स्पीड है, तो जो वो तुरंत ब्रेक लगाता है बहुत। हाँ अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग शुरू हो गई है, जी तो अब ब्रेक शू इतने नहीं घिसते। जी। पहले हार्बर लाइन के ब्रेक हर रोज बदलने पड़ते थे डिपो में ले जाके, मतलब एक ट्रेन के सारे सारे ब्रेक घिस जाते थे एक तो दिन। रोज आपको एक ट्रेन के हाँ। सारे ब्रेक चेंज करने पड़ेंगे। सिर्फ अब वो कम हो गई फ्रीक्वेंसी, 1 महीने में एक बार करनी पड़ते हैं। अच्छा। पर इसको क्या है, ये पहले ट्रेन ले जाते हैं डिपो में, हाँ डिपो में ले जाके उसका वहाँ पे एक लॉग होता है, मोटरमैन बताता है कि मुझे ये इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो उसको वो सब चेक करते हैं डेली शेड्यूल में, झाड़ू लगाते हैं, उसके अंदर सफाई वफाई करते हैं जी वीकली, धुलाई भी करते हैं ट्रेन की, जी और ब्रेक चेक करते हैं जी और सिस्टम चेक करते हैं ब्रेकिंग का। जी। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले ना चले वो अलग बात है, रुकनी चाहिए। रुकनी चाहिए। कमाल की लाइन बोली सर आपने, ये इसका एक रील कटेगी, चले ना चले पर रुकनी चाहिए। जी ये सेफ्टी बहुत जरूरी है। करेक्ट है। तो वो सब चेक करते हैं, फिर शेड्यूल होते हैं हमारे, एक वीकली शेड्यूल होता है, उसके बाद एक मंथली शेड्यूल होता है कि उसके अंदर एक लिस्ट होती है कि इस शेड्यूल में ये कंपोनेंट आपको टेस्ट करना है, चेक करना है। और फिर जब 6 महीने बाद जो है, फिर तो उठा के नीचे से व्हील निकाल के नए व्हील्स लगते हैं। नहीं, टर्निंग करते हैं, अच्छा। लेथ पे ले जाके टर्निंग करते हैं व्हील की, हाँ, वो जो है घिस जाता है जी, कुछ जो है। जी। तो ये डिपो में ये सब काम होता है। ठीक है। हाँ, डिपो में पार्किंग भी होती है, हाँ, ऐसे थोड़ी आप ट्रेन को रात को कहीं भी छोड़ दोगे, हाँ, वंडलाइज हो जाएगी, जी क्योंकि इतने सब कॉस्टली इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो जो ये मेन तो डिपो में एक स्टेबलिंग लाइंस होती हैं, हाँ। एक के पीछे एक गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं सर उनमें। ये समझना चाहूंगा आपसे, आज की डेट में थोड़ा आगे का सवाल पूछ रहा हूँ, आज की डेट में कितनी लोकल ट्रेन सेट्स बॉम्बे में अवेलेबल होंगी सर? ऐसा है कि अभी ऑफ हैंड में आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कितनी ट्रेन अवेलेबल होंगी, पर जब मैं था वहाँ पे तो 1100 ट्रेनें चलाता था वेस्टर्न रेलवे डेली, अंदाजे सर आज, और 1400 वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 2000 हमारे पास डिब्बे होंगे। 2000 ट्रेन की पार्किंग भी अवेलेबल है हर 2000 डिब्बों की एक ट्रेन में 2000 बदल सका है, तो हाँ। तो मतलब 200 एक करीब जो है। अच्छा 2000 डब्बे हैं टोटल में। अच्छा ठीक है। एक ट्रेन सेट मतलब एक मतलब 9 डिब्बों का, 12 डिब्बे का एक सेट हुआ, हाँ फास्ट वाले उस पे, और स्लो पे 9 डिब्बे का। ठीक है। तो ये मैं 1 मिनट में कर देता हूँ, 100 1200 नहीं 3000 करीब जो है डिब्बे होंगे। ठीक है। और 3000 डब्बों की पार्किंग भी है, रोज रात पार्किंग को रोज ये जाके रात को ये ट्रेन। जाके पार हो जाते हैं, कभी आप छोड़ नहीं सकते इसको। Sorry, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये फंडामेंटल वो है हाँ कि आप अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो ये नहीं कि किसी स्टेशन पे गाड़ी छोड़ के चले आए आप। 3000 के 3000 डब्बे अपनी जगह जाके पार्क होंगे, उसके पार्क होंगे। रात को 4 बजे के पहले जब तक नहीं हाँ, चलते। हाँ। और सर ये भी पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरे जहन में आया है, एक दिन में ट्रेन कैसे प्लान होती हैं, इसको एक बार समझाइएगा सर। ऐसा है कि डिपो तो 1-2 जगह ही हैं, जैसे कुर्ला डिपो है, कलवा डिपो है, तो ट्रेन तो सारी की सारी ट्रेनें कुर्ला से तो शुरू नहीं होंगी जी और सारी की सारी ट्रेनें कल्याण से भी शुरू नहीं होंगी जी। तो ये क्या करते हैं कि सुबह 2 बजे से ही 2:30 बजे से डिपो से ट्रेनें निकल के जो इनका स्टार्टिंग, जहाँ सर्विस स्टार्ट होनी है वहाँ जानी शुरू हो जाती हैं। और सर इनके जो ड्राइवर्स होते हैं इनको लोको पायलट बोलते हैं? नहीं, इनको मोटरमैन बोलते हैं। मोटरमैन। हाँ। तो मोटरमैन को अपनी ड्यूटी पर 2 बजे आ जाना है? हाँ अच्छा हाँ, वो अलग ऐसा है, सारी की सारी गाड़ियाँ थोड़ी जाती हैं उसमें। ठीक है। हाँ। सुबह गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस होनी शुरू होती हैं, सुबह 4 बजे मान लीजिए पहली ट्रेन सर्विस शुरू हुई, तो 4 बजे से गाड़ियाँ सर्विस में इंट्रोड्यूस होनी शुरू होती हैं। ठीक है। उस वक्त तो फ्रीक्वेंसी होगी 10 मिनट 12 मिनट, ठीक है। फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बिल्टअप होती है 3 मिनट, ठीक है। तो फिर उसके बाद लास्ट कहते 7 बजे ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई, 8 बजे ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई अच्छा है। हाँ हाँ तो इसी हिसाब से स्कैटर्ड आते हैं ड्यूटी पे ये लोग। एक आदमी सुबह 2 बजे आएगा, हाँ तो एक आदमी सुबह 5 बजे आएगा, ठीक बात है। एक 7 बजे आएगा जी है। जी। फिर 11 बजे के बाद हाँ फिर स्टेबल होनी शुरू होती है। हाँ 50% ट्रेन सर्विसेज जो हैं 12 से 5 के बीच में विड्रॉ हो जाती हैं। अब सर इसको एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि जब सुबह स्टार्ट होती हैं हाँ तो 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी या 12 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे ट्रेनें स्टार्ट होती हैं। हाँ। फिर उसके बाद 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे आएगी वो, क्योंकि ऑफिस आवर्स चालू हो जाते हैं, हाँ। 3 मिनट इस फ्रीक्वेंसी को पीक होता है 8 से 10 11 12 12, हाँ। 8 से 12
ये 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन हो जाती है। हाँ। मतलब लगभग इस समय सारी ट्रेन बाहर आ जाती है। सारी ट्रेन बाहर आ जाती है, मतलब 10% हमारा मेंटेनेंस रिजर्व है। ठीक है। हाँ। वो एक्चुअली डिपो हम इसका एक सिस्टम होता है जी एक ऑपरेशंस का जो आदमी होता है जी वो ये कहता है कि वो डिमांड पुटअप करता है जी जी कि मुझे ये इतने बजे जो है हाँ, मुझे ये गाड़ियाँ चाहिए चाहिए। जी। हाँ, तो डिपो देखता है कि उसकी गाड़ी को जो मेंटेनेंस शेड्यूल में पड़ी हुई है जी वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ठीक है तो वो कहेगा कि यार भैया मेरी गाड़ी 9 बजे रिलीज नहीं होगी, 10 बजे रिलीज होगी ठीक है। है? हाँ तो फिर इसको सर्विस कैंसिल करेगा ये। ठीक है। तो वो जो है करीब 10% जो है मेंटेनेंस रिजर्व होता है। तो मतलब अब 8 से लेके 12 तक 90% ट्रेन हाँ ट्रैक पे आ चुकी हैं, 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे वो अपना ऑपरेट कर रही हैं। हाँ, अब 12 से 5 वो निकालनी शुरू कर देंगे। 50% ट्रेन फिर से विड्रॉ हो जाएगी। हाँ 50% या 40% डिपेंडिंग ऑन दी क्या संडे है तो संडे को तो सारी विड्रॉ हो जाएंगी क्योंकि अगर मेगा ब्लॉक ले रखा है हाँ। दिन में कहीं जो है। मेगा ब्लॉक किसे कहेंगे सर? मेगा ब्लॉक ऐसा होता है कि मेंटेनेंस रात को ही होती है। जी जी है? जी। तो कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं हाँ जो कि रात को उनको वो एक आपकी एफिशिएंसी भी कम होती है रात को। जी दिन में जो है तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने ये स्टिपुलेट कर रखा है जी। कि जो टर्नआउट्स वगैरह हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो डे लाइट में मेंटेन होनी जरूरी है। ठीक बात जी तो उसको कहते हैं मेगा ब्लॉक। दिन में जब आप 4 घंटे का 5 घंटे का ब्लॉक लेते हैं जी तो ऐसा नहीं कि पूरी सारा सबर्बन ब्लॉक कर देते हैं। जी समझ गया। कुछ लाइंस कुछ लाइन किसी जैसे मान लीजिए ये कुरला से मुलुंड के बीच में जी नोटिफाई कर देते हैं कि ये इतने बजे से इतने बजे तक ब्लॉक रहेगा। पर जब कुरला से मुलुंड के बीच में ब्लॉक करोगे तो आगे पीछे भी तो ट्रेनें ब्लॉक हो ही जाती जी हैं। जी जी हैं? सही बात है। हाँ, तो उस वक्त उस दिन बहुत सारी सर्विस विड्रॉ हो जाती हैं। ठीक है वैसे भी संडे को शेड्यूल लाइट रखते हैं। जी संडे को जो है हाँ। कम ही ट्रेनें निकालते हैं। ठीक है सर, इसको भी अभी समझेंगे लेकिन आज एक वीकडे को समझते हैं। हाँ तो वीकडे में आपका 4-5 बजे तक के करीबन में से 4 बजे तक समझू, हाँ, वो हम वापस से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं 5 बजे के 4 बाद। बजे से फिर से इंट्रोड्यूस होती है। हाँ। जी अब ये जो सब विड्रॉ करते हैं इनको हम डिपो में नहीं ले जाते, जी। इनको स्टेशनों के पास साइडिंग होती है। अच्छा, स्टेशन के पास में भी पार्किंग के लिए बनी हुई है, बनी हुई है, ट्रैक्स बने हुए हैं। जैसे बोरीवली है। जी बोरीवली एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनल स्टेशन है। जी तो बोरीवली के पास मेरा 2 स्टेबलिंग लाइन है, जी। तो मैं 2 गाड़ी वहीं रख लेता हूँ बोरीवली में। अच्छा ठीक है है? जी। और फिर जब शाम को 5 बजे इंट्रोड्यूस करना होता है बोरीवली से ही डाल देता हूँ उनको। ठीक है ठीक है। है? हाँ तो ये दिन में रात को जो बिल्कुल टोटल पार्किंग होती है तो उसके लिए जाते हो आप। तो और फिर 4 बजे से वही फ्रीक्वेंसी 3-3.5-4 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे शुरू हो जाता शुरू हो है जाती है, क्योंकि वो सब जो- लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं। हाँ। ठीक है। मॉर्निंग पीक बड़ी शार्प होती है, हाँ, इवनिंग पीक फ्लैट होती है। इवनिंग पीक और मॉर्निंग पीक में क्या फर्क है सर, ये बताइए। मॉर्निंग में क्या है, आदमी घर से निकलता है और सीधे जाता है दफ्तर। जी है? जी। इवनिंग में आदमी दफ्तर से निकलता है, हाँ फिर सोचता है यार इस वक्त तो बहुत भीड़ होगी। हाँ, है? तो कहीं बैठ के जो है अपना समय काट लेते हैं। कहीं किसी डिनर कर लेते हैं, किसी का बात कर लेते हैं, कहीं टहल लेते हैं। अच्छा। थोड़ा जब लाइट हो जाएगा ट्रैफिक हाँ तब चले निकलेंगे। ठीक बात घर जाके भी क्या करना है। ठीक बात। तो वो इवनिंग पीक इस वजह से थोड़ी फ्लैट हो जाती है। ठीक है। हाँ तो इवनिंग पीक लंबी चलती है। अच्छा, मतलब जो मॉर्निंग में 3 घंटे का ट्रैफिक है वो इवनिंग में 6-7 घंटे तक 6-7 वापस। घंटे तक जो है वो हमारा ठीक है पीकिंग चलती है। जी जी। तो ये जो है नुआंसेस हैं। जो लोग बम्बई सबअर्बन में काम करते हैं जी उनको तो दे इम्पल्सिवली नो जी जी कि क्या हो रहा है। उनको सब उनकी इमेज रहती है उनके दिमाग में जी। कि भाई ये कहाँ पे बेस्ट की सर्विसेज अवेलेबल है बस की, ताकि अगर कोई ट्रेन खराब हो जाए ये हो जाए तो फिर उसको फ़ोन कर देते हैं। तो आप बेस्ट से भी कोऑर्डिनेट करते हैं? और वो हॉटलाइन है जी। क्या सर, इसको समझाइए, हॉटलाइन क्या हुआ? हमारे कंट्रोल के पास हाँ और बेस्ट के कंट्रोल के पास और मंत्रालय के पास हॉटलाइन है। वो मुझे एज जीएम बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा कंट्रोल सीधे कह देगा बेस्ट को कि भैया आप अपनी भैया बसें तैयार मेरा करो। मेरा हो गया गड़बड़ हाँ है। मेरी गाड़ी नहीं चलने वाली, है 5 बजे तुम यहाँ बस लगा दो वीटी पे, हाँ सीएसटी पे। हाँ। तो वो एक्स्ट्रा बसेस लाके लगा वो देगा। तुरंत चेंज कर देते हैं, रूट चेंज कर देते हैं वो। ठीक ठीक ठीक। है? हाँ क्योंकि अब एक चीज देखिए ना, हाँ उसने अगर बस लगानी थी भाईखला से, हाँ है हाँ। तो भाईखला तो मेरे स्टेशन से ही तो लगानी थी ना बस। ठीक बात है। जब मैं वीटी से भाईखला आदमी लेके ही नहीं जा रहा तो कैसे लगाएगा? तो वीटी लगाए। तो वीटी लगाए। हाँ थोड़ा उसका वो करेगा, कुछ तो रिलीफ हो जाएगा। जी
कुछ खास रिलीफ होता नहीं है इस सबसे, क्योंकि लोकल का ट्रैफिक तो कोई और हैंडल कर जितना ट्रैफिक होता है, पर इसको हम लोग ये कहते हैं कि कुछ करते रहना पड़ता है। सही बात कुछ है मतलब जी। तो अब ये आपका ट्रैफिक जो है ये फिर रात की तरफ गिरना शुरू होता है। फिर तो ये मतलब जो ट्रैफिक 3 घंटे से 6 घंटे का होता है, तो अब रात को कब फ्रीक्वेंसी कम 10 बजे के बाद कम करना शुरू करते हैं? रात को हम लोग 10 बजे के बाद फ्रीक्वेंसी कम शुरू करते हैं, लेकिन हमारा जो यूएसपी है सबअर्बन का, हम बहुत लंबे समय तक चलाते हैं। हम रात, हमारी आखिरी लोकल जो है 1:40 कहते हैं। हाँ, मतलब सुबह 4 बजे शुरू करके हाँ। रात को 1:40 तक चलाते हैं, मात्र 2 से 3 घंटे का ब्रेक। हाँ। आज आप बताइए, हाँ। ये अगर आदमी प्योरली दिल्ली में मेट्रो के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि आप कितना भी प्लान करें अपना दिन, जी, 11 बजे दिन नहीं खत्म कर सकते आप। करेक्ट है जी। अक्सर ऐसा हो जाएगा हाँ। कि आपको जो है 12-1 बज जाएगी। 12-1 बज जाएगा जी फिर आपको फिर वही ओला उबर करना पड़ेगा, जी है जी। क्योंकि फिर कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ रास्ता नहीं रह जाता जी। तो इसलिए जब भी आपका मल्टीपल मोड्स पे डिपेंडेंस रहेगी, जी तो फिर आप पैटर्नाइज नहीं करते उसको, यू आर जी। नॉट वेडेड टू दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। करेक्ट। जबकि बम्बई में मेरा सबअर्बन का पैसेंजर जो है, हाँ। ही इज वेडेड टू मी। उसका वो और कोई वाला- सोच में दूसरा हाँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता ही नहीं है। अब जैसे परेल वगैरह में जो है तब हैपनिंग एरिया, वहाँ इतने सारे जो है मार्केट्स हैं, पब्स हैं, ये है, जी उसमें सब पे जो है, जैसे ही आपको आके कह देगा कान में आपके हाँ। कि सर लास्ट लोकल से आधा घंटा पहले हाँ। कि लास्ट ऑर्डर, हाँ। क्योंकि उसको जानना है अच्छा। यार अंधेरी जाएगा वो। अच्छा, वहाँ के पब्स भी इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है एक सिस्टम है, ये जो है एक लाइफ लाइन है, ये वो पूरा जो बम्बई का मेनू, हाँ। टाइमिंग, हाँ। रेस्टोरेंट्स के जी। उसके, ये सब उसी के अराउंड इवॉल्व हैं। जी, हमने लाइफलाइन सुना था कि लाइफलाइन कहते हैं, लेकिन सर पहली बार डिटेल में समझा कि लाइफलाइन क्यों कहते हैं। कहते हैं लाइफ लाइन? जी जी जी। आपके शाम तक धीरे धीरे ट्रैफिक अब कम हो रहा है, आपकी ट्रेन वापस अब यार्ड में पहुंच रही हैं। हाँ सर आप मुझे बताइए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेशंस दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, जिन पे खास फोकस रहता है, जिन पे हम खास तौर पे देखते हैं कि यार यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। क्या होता है कुछ स्टेशंस के बारे में आप लोगों की क्या प्लानिंग रहती है सर? इट इज़ वेल आइडेंटिफाइड। जी इट इज़ वेल आइडेंटिफाइड। जी। अंधेरी है, बोरीवली है। पहले क्या था, जो हमारा ट्रैफिक पैटर्न था वो ये था कि आदमी ट्रेन से उतरेगा और पैदल घर जाएगा। हमारे स्टेशनों पे कोई पार्क एंड राइड फैसिलिटी नहीं है, कोई स्कूटर का भी जो है पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, नॉट टू व्हीलर पार्किंग। जब आप जैसे सबअर्बन में जाते जाते हैं, जहाँ की शहर की विड्थ बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे बेस्ट की बस जो है वो स्टेशन से ही उसका ट्रिप शुरू होता है। जैसे आप बांद्रा से बाहर निकले जी। तो लाइन से बसें एक खड़ी हुई लाइन हैं। में, एक लाइन से ऑटो रिक्शा खड़े रहते हैं जी, है जी। जो कि आपको एक वेस्ट साइड में जाओगे तो हिल रोड उधर लेके जाएंगे और इधर बीकेसी फीकेसी जो है जी वो लेके जाएंगे। जी। तो ये अब जैसे जैसे रोड का डेवलपमेंट बढ़ गया, तो जो इंटरमीडिएट स्टेशन है जैसे विले पार्ले, सांता क्रूज, उस पर ट्रैफिक कम हो गया। ठीक बात। हाँ है हाँ अब वो क्या है, आदमी निकलता है बाहर हाँ और तो बांद्रा पे निकलेगा, हाँ। नहीं तो फिर अंधेरी पे निकलेगा। ठीक बात है और जो बीच वाले पे निकलते हैं उनका कमांड जोन बहुत छोटा सा होता है, ठीक बात। वो पैदल वाला ही निकलेगा जो 10 मिनट के अंदर अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए। और जो 1 किलोमीटर दूर जाना है, 1 किलोमीटर तक तो पैदल चलते हैं बम्बई। करेक्ट जी है जी मौसम भी अच्छा रहता है, दिल्ली की जी। तरह नहीं है जी। थोड़ा ह्यूमिड रहता है बट ह्यूमिड रहता है, वो नॉट आदत अ हो चुकी है। वो तो वो आदत हो चुकी है उसका कुछ जो है। जी। अगर मैं शुरू करूं चर्च गेट से, तो चर्च गेट, बॉम्बे सेंट्रल, दादर, बांद्रा, अंधेरी, जी। उसके बाद बोरीवली, बोरीवली। अभी कांदीवली भी बहुत बड़ा हो गया जी, है, जी। वहाँ से जो है जी वो चलने लगे। जी। और फिर बोरीवली के बाद विरार। और ये सर मैं अगर सही कह रहा हूँ तो ये फास्ट लोकल के फास्ट लोकल के स्टॉपेजेस हैं और ये इसी बेसिस पे आइडेंटिफाई होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बिल्डर है उसको भी मालूम है कि अगर वो स्लो लोकल के स्टेशन के आसपास कोई प्रॉपर्टी बनाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, वो फास्ट लोकल के पास ही खरीदेंगे। जी जी। तो जितने भी फीडर नेटवर्क्स हैं हाँ वो भी इन्हीं स्टेशनों से बन रहे हैं। ठीक बात है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब से मुंबई लोकल शुरू हुई तब से लेके आज तक जो मेजर माइलस्टोन्स हैं वो क्या क्या हैं सर? देखिए, अगर बहुत सारे माइलस्टोन हैं, ऑल ऑफ ए सडन उसको मेजर माइनर में क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं जो सोच सकता हूँ वो ये कि पहले ये चलती थी 1500 वोल्ट डीसी से। ठीक है।
अभी हमने कन्वर्ट कर दिया 25 किलोवोल्ट AC। ठीक है। तो शहर के अंदर जहाँ की हर 500 मीटर पे एक फ्लाईओवर जा रहा है या FOB जा रहा है, एकदम से 1500 वोल्ट से 25,000 वोल्ट में कन्वर्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक। और अगर कन्वर्ट ना करते, ये भी हुआ कि भाई कन्वर्ट ना करें, तो आप कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 1500 वोल्ट DC कम में ये स्थिति आ गई थी कि मुझे हर 2 किलोमीटर पे सब स्टेशन बनाना पड़ रहा था। और उसके बाद भी जो है हम ट्रेनों को अगर बंचिंग हो जाए तो फीड नहीं कर पा रहे थे। तो अब आज की तारीख में हमारे पास एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम है, एक वो बॉटलनेक जो थी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर सकते हैं, वो खत्म हो गई है जी। अगर हम चाहें तो 15 कार की ट्रेन भी चला सकते हैं। अगर हम और ट्रैक बना लें तो हम इसको फ्रीक्वेंसी तो देखिए 3 मिनट से कम नहीं हो सकती जी। वो सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिए गए हैं जी। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है टर्मिनल पे जो रिवर्स होती है ट्रेन। समझा नहीं सर, मैं एक बार समझाइए। देखिए 3 मिनट जो कहते हैं ना हम लोग कि 3 मिनट फ्रीक्वेंसी है। बहुत कमाल की बात है सर, ये 3 मिनट फ्रीक्वेंसी, मैं इस सवाल को आपसे पूछूंगा कि ये 3 मिनट से कम फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं अचीव की जा सकती? 3 मिनट से कम फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं अचीव की जा सकती? क्योंकि ये जब जाती है ना टर्मिनल में और फिर बाहर निकल के आती है तो टर्मिनल में जाएगी बिल्कुल क्रॉलिंग 10 किलोमीटर के स्पीड से, क्योंकि वो टर्मिनल के आगे तो बिल्डिंग बनी हुई है मेरी VT कितनी सुंदर। जी जी जी। तो ऐसा आई कैन नॉट पुश द ट्रेन एट 40 kmph। करेक्ट। हाँ। और फिर वो मस्जिद से ही शुरू हो जाती है स्पीड लूज करना जी। और फिर वहां से निकल के जब तक वो वापस ट्रैक नहीं बदलेगी तब तक दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पे नहीं आ सकती ना। ठीक बात। डबल लाइन है। ये इधर से आई टर्मिनल पे गई और फिर उधर से निकल के जाएगी। ठीक है। इस प्रोसेस का जो है ऑप्टिमाइज्ड वो है 2 मिनट। अच्छा। मेजर टर्मिनल पे। ठीक है। CST वगैरह पे। इंटरमीडिएट अगर मैं CST ना लाऊं, रास्ते से ले जाऊं, चेंज कर दूं, तो वो थोड़ा सा जो है हो सकता है मैं 30 सेकंड सेव कर लूं। ठीक बात। फिर हम मार्जिन भी देते हैं कि इतनी बड़ी ट्रेनों में से लोगों को उतरने चढ़ने के लिए जो है तो वो 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं, इस पे वो नहीं हो सकता। और ठीक भी नहीं है सर, ठीक भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं ट्रेन की लेंथ बढ़ा सकता हूँ ना। जी 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 बिल्कुल। मैं 12 कार की जगह 15 कार कर लूँ। 10 मिनट और 3 मिनट में कस्टमर को फर्क पड़ता है। ठीक बात है। पर 3 मिनट से 2.5 मिनट में उसको क्या फर्क पड़ता है? खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात जी। उसका अगर वेटिंग पीरियड 30 सेकंड कम कर दिया मैंने, ही इज नॉट बॉदर्ड विद 30 सेकंड। सेफ्टी तो बढ़ाई है जी। तो 30 सेकंड में कम करके अपने नंबर ऑफ वो सर्विसेज बढ़ा सकता हूँ जी, कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ। उस कैपेसिटी को तो मैं ट्रेन लंबी करके भी बढ़ा सकता हूँ जी जी। ऑफ कोर्स ट्रेन लंबी करने से मेरा प्लेटफॉर्म पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ऑगमेंट करना पड़ेगा, जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं जी। देयर आर कंस्ट्रेंट्स। पर ये जो है तो कम से कम ये जो मेजर माइलस्टोन की जो आपने बात की थी, तो मेजर माइलस्टोन जो अचीव हुआ है कि कॉरिडोर तो देखिए नए बनते रहेंगे। ठीक बात है। वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एंड नहीं है। अभी पनवेल करजत बन रहा है MRVC के पैसे से, वो डबल लाइन कॉरिडोर। तो ये एक्सपेंशन ऑफ सबर्बन तो होता रहेगा, क्योंकि ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि सस्टेनेबल सबर्बन है। पहली बात तो ये कि मेट्रो का कोई कंपटीशन नहीं है सबर्बन से, दूर दूर तक नहीं है। ठीक बात है। सबर्बन अगर यहाँ है तो मेट्रो यहाँ पे है जी। मेट्रो एट बेस्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबर्बन। करेक्ट जी। इट कैन नॉट बी इन ल्यू ऑफ सबर्बन जी। आप ये नहीं सोच सकते। हालांकि जो मुंबई का कंप्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान है CMP जी, उसके अंदर ये एनविसेज किया गया था कि सारे के सारे जब मेट्रो बन जाएंगी तो सबर्बन का निगेटिव ट्रैफिक ग्रोथ होगा। पर मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबर्बन का निगेटिव ग्रोथ तभी होगा जब हम अपनी सर्विसेज को स्पॉइल करेंगे। हम जो उसको अगर इफ आई प्रोवाइड द सर्विस, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, अगर उसको हम खराब करेंगे तो ही लोग तभी लोग आने बंद होंगे, वरना नहीं बंद होंगे। ठीक बात है। तो ये जो है इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। इट्स ए एम्पावरमेंट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जी, टू द डेली वेज अर्नर जी। क्या ठीक बात है।
वो जो है मेट्रो के अंदर तो इतनी सारी स्कैनिंग होती है, यहाँ से घुसो वहाँ से घुसो, ये नहीं ले जा सकते वो नहीं ले जा सकते हैं। ठीक बात है। वो दैट इटसेल्फ, यहाँ तो मछली का टोकरा भी लेके जाता है सब्जी का टोकरा भी लेके जाता है। जी 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 तो ये अलग क्लास है। जी जी, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। इसकी रिक्वायरमेंट अलग है और ये उसके हैबिट में शामिल है। जी, दिन में बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, बिल्कुल जाते सबर हैं, में कॉलेज जाते हैं, कॉलेज स्कूल जाते जाते हैं, हाँ। हैं। ठीक बात है। सारे दिन मैंने बताया था ना आपको, प्रोफाइल चेंज होता रहता है पैसेंजर्स का। जी जी जी, हाँ, हाँ, तो इसलिए दैट वाज ए मेजर माइलस्टोन। जी और जो उसके बाद सेकंड स्टेज माइलस्टोन जो है, पहले पानी भरने से हमारे सिग्नल फेल हो जाते थे, ठीक बात है, हाँ। तो एमआरवीसी के पैसे से ही AFTC किया गया, उसको कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट। ठीक है, इसमें क्या होता है सर? इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ऑडियो फ्रीक्वेंसी से जो है वो हाँ, हाँ, सेंस करता है ट्रेन को। ठीक है, है अभी भी आपको एक वीडियो घूम रहा है व्हाट्सएप पे, और मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि इतने पानी में गाड़ी कैसे चल सकती है, ये कोई AI ने जनरेट किया है। हमने कहा भाई वहाँ पे जमीन से 1 फुट 1.5 फुट ऊपर भी पानी होता है, ट्रैक से 6 इंच ऊपर भी पानी होता है, तो लोकल चलती है, बिकॉज इट इज डिजाइन लाइक दैट बम्बई एक्सप्रेस सिस्टम। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारी सबअर्बन की है, वो है ड्रेनेज। करेक्ट, पानी बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि मैं उसका लेवल चेंज नहीं कर सकता। मैं ट्रैक को ऊपर उठाता हूँ तो ऊपर से मेरे वो लगे हुए हैं FOB ROB सब जो है, करेक्ट, है? और सड़क ऊपर उठती जा रही हैं, फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं, जो ओपन स्पेसेस थी, जो धारावी वगैरह भी के जहाँ पे कि पहले पानी होल्ड हो जाता था, है, और वहाँ तो सब इमारतें बन गई। ठीक बात है, पानी वहाँ भी होल्ड नहीं हो रहा है, पानी वहाँ भी होल्ड नहीं हो रहा। तो हमें मालूम है जैसे ही रेनफॉल जो है 4 घंटे में 4 इंच से ऊपर हो गई, इंटेंसिटी हो गई, तो हमें पता चल जाता है कि गया। अब हम कुछ भी कर ले। पर उसका जो है तरीका यही है, जब 26 जुलाई 2005 में जब पूरा मुंबई डूब गया था, तो उसके बाद से जो एक ड्रेनेज प्लान है उस पर बड़ा काम हुआ, और ट्रैक के इधर से उधर काफ़ी ड्रेन बनाई गई है। पर ये एक बहुत बड़ा मसला है जी। ये मसला है, यू हैव टू वेट फॉर द लो टाइड। है हाई टाइड रहेगा तो पानी ड्रेन नहीं होगा। ठीक बात है। इस समंदर से थोड़ी लड़ लोगे आप, सही बात है। कितना कहाँ से पंप कर लोगे भाई? तो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो एक सबअर्बन का, तो इसीलिए इसको डिजाइन कर दिया है इसी तरह से कि पानी रहे तो भी चले, पानी रहे तो भी सेक्शन क्लियर कर दे, कहाँ जाएगा आदमी, मतलब जो है हम उसको उसके घर से उठा लाए, उसके बाद तो है ना फिर लोग घर से नहीं निकलते, पर जो फंस जाती हैं गाड़ियाँ उनको तो पहुंचाना है। ठीक बात है। सो दैट वी आर, और अगर वर्स्ट हो जाता है बिल्कुल, हमें लगता है कि लोकल नहीं चल पाएगी, तो फिर हम इंजन ले आते हैं। अच्छा, इंजन तो बहुत पानी में भी खींच लेता है। हाँ, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स आपसे पूछना चाहूँगा जो मुंबई लोकल ने तब से लेके जब से आप सर्विस में हैं, जब तक आपने देखा या आज की डेट में भी, जो मुंबई लोकल ने लिए टू एनहेंस द पैसेंजर एक्सपीरियंस, कि आप जो यात्री आ रहा है उसको उसका एक्सपीरियंस कितना स्मूथ हो सके, कितना अच्छा हो सके, उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ट्रेन जो है, ये सीमेंस वाली ट्रेनें जो हैं, तो ट्रेन के अंदर का एक्सपीरियंस हो गया जी। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ट्रेन का बाहर का एक्सपीरियंस बड़ा खराब है। जी है जी। मतलब आप ट्रेन पकड़ोगे तो ट्रेन तो एक्सपीरियंस करोगे तो पहुंचोगे वहां तक। ठीक बात है। आज अंधेरी घुसने में आपको जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से टर्न लेते हैं तो 20 मिनट से पहले आप अंधेरी स्टेशन में अंदर नहीं घुस सकते। जी है जी, बिल्कुल। तो उस पे जो है काफी काम हुआ है। ठीक बात है। मेरे रहते हुए तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। थाने का जो है सेटिस कहते हैं उसको हम लोग, स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम, वो बड़ी अच्छी स्कीम थी, वर्ल्ड बैंक की थी वो भी, लेकिन समहाउ उसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज का कोऑपरेशन चाहिए होता है, क्योंकि स्टेशन के अराउंड जो कुछ भी हो रहा है वो तो रेलवे की उसमें नहीं है ना जी। उसके अंदर तो आपको GRP का भी चाहिए, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चाहिए, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जो है वो होना चाहिए। तो
एक बहुत ज़रूरत है उसकी स्टेशन के अराउंड ट्रैफिक की इम्प्रूवमेंट की, और वो काम थाने में का बहुत अच्छा हुआ। वो उस वक्त जो कलेक्टर थे थाने के, वो बहुत ही जो है, क्या किया सर उनके, कोई इनिशिएटिव कुछ वो बता पूरा उन्होंने जो है 2 टियर कर दिया। अच्छा, मतलब बसेस जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे आएंगी, हाँ, और ऑटो रिक्शा नीचे आएंगे, ठीक बात, क्योंकि आप यू हैव टू गो वर्टिकल। करेक्ट, हाँ, मुंबई में कुछ भी करने के लिए अब यू आपको हैव टू ऊपर गो, जाना है, हाँ हाँ, ऊपर जाना है। जी, बाहर से सब जितना भी वो थाना वाने के वो थे, सब तोड़ ताड़ के उन्होंने जो है हाँ, पोस्टल वोस्टल के सब उनको रिलोकेट कर दिया। हमने कह दिया कि ठीक है, जब मल्टीपल लेवल जा रहे हो तो रेलवे एरिया में रिलोकेट कर लो। ऊपर ही बुकिंग काउंटर बन गए, ताकि बस से उतरे आदमी वहीं से अपना सीधे प्लेटफॉर्म पे चला जाए, तो सर्कुलेशन का एंट्री एग्जिट पॉइंट बढ़ गए जी, डिस्पर्सल जी, तो वो एक इनिशिएटिव था। और दूसरा अभी जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, पिछले मतलब जो हमारे ऑनरेबल पीयूष गोयल जी जो मंत्री थे, तो उन्होंने डायरेक्शन इशू की थी, और उसके बाद से जो ट्रैक क्रॉसिंग्स जो हैं, बहुत सारे एफओबी फुट ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं जी, बहुत सारे जो है, मतलब बड़े वार फुटिंग पे वो काम हो रहा है। एल्फिस्टन रोड स्टैम्पीड के बाद उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन दी थी, जी, पर नॉर्मली हादसा होता है, लोग भूल जाते हैं, उसको फॉलो अप नहीं होता। करेक्ट, पर इस एक्टिविटी का फॉलो अप हो रहा है। जी, मैं आपको बताऊं कि इसको हम यूनिक क्यों कहते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, जी, ये यूनिक हम इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारा जो डेली पैसेंजर ट्रैफिक है वो 76 to 80 lakhs है। मेरे टाइम में 70 एक दिन में 70, जो एक दिन में बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं सर इस पॉपुलेशन के, तहसील वगैरह इस पॉपुलेशन की होती हैं। तो ये जो 76 lakhs है, बीजिंग का भी इतना ही है, तो टोक्यो का भी शायद इसी के आसपास होगा। जी, दिस इज अ काइंड ऑफ फिगर जी, जो कि सभी मेट्रोपॉलिटन्स जो इस साइज के हैं, बम्बई के साइज के, जी, उन्हीं के बराबर का है। जी, लेकिन उनमें और इसमें फर्क है। हम 76 lakhs कैरी कर रहे हैं ऑन द सरफेस, करेक्ट, है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये लोग 76 lakhs कैरी करते हैं अंडरग्राउंड, हाँ, एलिवेटेड, मोस्टली अंडरग्राउंड कैरी करते हैं, ठीक बात है, है? हाँ, दूसरे, मैं जिस स्पीड से कैरी कर रहा हूँ, मेरी फास्ट ट्रेन की जो एवरेज स्पीड जो है विच इज 45 kmph to 50 kmph, nobody is running beyond 30 kmph। ना दुनिया में और कोई सिस्टम और नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है जो कि इतना रैपिड हो। जी, देन थर्ड थिंग जो मेरा वो है ट्रिप लेंथ है, मेरे पैसेंजर की एवरेज ट्रिप लेंथ है 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर से ऊपर है एवरेज। हाँ, वरना तो लोग विरार से आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम विरार टू चर्चगेट। लॉन्गेस्ट क्या होगी सर, वो कितनी लेंथ हो जाएगी उसकी? लॉन्गेस्ट तो हम ये कहते हैं कि अगर सीएसटी से वो वहाँ गया कसारा है तो 114 किलोमीटर हो गया। बाप रे, हाँ, सबर्बन है पूरा जो है, जी, जी, तो अभी भी ये देखिए आप, ये जो जब नवी मुंबई जो लाइन बढ़ा दी है 45 किलोमीटर है सीएसटी से पनवेल, करेक्ट, है। हाँ, तो किसी भी और मेट्रो में हाँ, इतनी बड़ी ट्रिप लेंथ नहीं है। एवरेज ट्रिप लेंथ हमारी 20 से 22 किलोमीटर है। मुझे आई मे बी क्वाइट ऑफ, लेकिन जो मैं नॉर्मल, इससे कम तो नहीं है, इससे कम नहीं है, इससे ऊपर ही होगी। जी, दिल्ली की एवरेज ट्रिप लेंथ क्या होगी सर? नहीं, मेट्रो की तो बहुत कम होती है। जी, अच्छा, हाँ, मेट्रो की तो बहुत कम होती है। मेट्रो तो राइडरशिप जो है, हाँ, इसके हिसाब से 7 किलोमीटर पे तो जब वो एक ट्रिप, अभी मुझे पता नहीं अभी क्या फार्मूला फॉलो करते हैं जी, तो ये अगर मान लीजिए किसी की 20 किलोमीटर मेट्रो से चला भी गया कोई द्वारका से नोएडा, तो उसको 2 ट्रिप मान लेते हैं करेक्ट, अच्छा, कैलकुलेट करते वक्त। अच्छा, हाँ, बट एवरेज ट्रिप लेंथ मतलब 7 से 8 किलोमीटर होगी। 7 से 8 किलोमीटर मेट्रो की, दिल्ली मेट्रो की हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, जी, पर बाकी मेट्रो की 7 किलोमीटर भी नहीं है। सही बात है। इसीलिए तो राइडरशिप नहीं आती। और बीजिंग और टोक्यो जो कि जो 70 लाख कैरी कर रहे हैं, इनकी एवरेज क्या होगी सर? इनकी बहुत कम होगी। इनकी मुझे नहीं लगता कि 12-14 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रिप लेंथ होगी। हम 20-22 किलोमीटर की ट्रिप लेंथ है, क्योंकि हमारे नॉर्थ साउथ है ना, इसका बम्बई जो है सीधा सीधा जा रहा है, जी, इसीलिए ट्रिप लेंथ बढ़ जाती है। जी, करेक्ट, हाँ, तो वो तो रिंग से है, वॉल्यूम से है उसके जो है। जी, तो ये एक है। तीसरा जो डिस्टिंक्शन है मुंबई सबर्बन का,
वो ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द मुंबई कल्चर। बिल्कुल। सेम लोकल पे से सारे वो ग्रुप के ग्रुप पूरे जो हैं उस लोकल से चलते मैं आने वाला हूँ सर इस सवाल पे, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप बताइए सर। हाँ, हैं। आज जो है हाँ, सोशल उसमें हाँ, जब वो कहती ये मेरी फ्रेंड है, हम्म, तो मैंने कहा तुम्हारी फ्रेंड क्यों है ये, हम्म, तो बोले नहीं हम लोग सेम लोकल लेते हैं लोकल लेते सर। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं हैं। जी। तो ये जो पार्ट ये किसी कहीं और नहीं देखा मैंने। करेक्ट। ये जो है सोशल फैब्रिक के अंदर जी, एक ये चीज इतनी इंटीग्रेट हो गई है। जी, इट इज योर सोशल नीड टू ट्रेवल नाउ। करेक्ट। हाँ, उन्हें तो पूछने लगते, फोन करने लगती है। आपका तो क्लब ही वही है। कि यार क्या हुआ, 4 दिन से तुम आई नहीं, हाँ, या बॉस कहाँ गायब हो। बिल्कुल सर। हाँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह का बिलोंगिंगनेस हाँ, और कहीं नहीं है विश्व और में। कहीं नहीं है। जी। दैट इज व्हाट आई हैव। नो नो, वेरी वेरी करेक्ट सर, बहुत सही कह रहे हैं। तो हाँ, ये सब जो है इसकी ब्यूटी है, मतलब। सर आप जब थे वहाँ पे, हाँ तो क्योंकि आपने बात बोल भी दी और मैं ये पूछने वाला भी था आगे चल के कि कल्चरली बहुत रिच है लोकल ट्रेन। मैंने ये भी एग्जांपल्स देखे हैं कि लोग शाम को घर लौट रहे होते हैं, उनको सब्जी काटनी होती है तो सब्जी काटने वाली हाँ पैसा लेके आते हैं, मतलब पैसा लेके काट देते हैं। मैंने ये भी देखे हैं कि म्यूजिक गाने वाले भी आते हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं। अब क्योंकि गेमिंग का ज़माना है, मैंने साथ में लोगों को गेमिंग करते हुए देखा है। आप लोगों का क्या टेक है सर? ऐसा आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं सर? भाई देखिए, सीधी सी चीज ये है कि ये क्यों है, जी। बिकॉज वी हैव बीन देयर है। और अगर हम अपने कस्टमर को नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे? तो फिर बिजनेस नहीं होगा। ठीक बात है। है तो व्हाट वी अंडरस्टूड, क्योंकि हम खुद भी ट्रेवल में, मैंने डोंबिवली से वीटी जो है खुद वो किया है, ऐसे खड़े होके न्यूज़पेपर ऐसे पलट पलट के पढ़ा है। तो होता क्या है कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम करेक्ट। हाँ, इन दी लोकल, घर जाके तो आपको सो ही जाना है ना, और फिर सुबह फिर निकल लेना है। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक नीड है आदमी की, सोशलाइजिंग इज ए नीड। अब ऑफिस में तो सोशलाइज नहीं कर सकता, ठीक बात है। सोते वक्त सोशलाइज नहीं कर सकता है, हाँ, तो उसके पास यही एक टाइम बचता है हम्म, सोशलाइज करने का। सो इसके हिसाब से वही बर्थडे सेलिब्रेट होती हैं लोकल में ही जो है कि भाई वो जो है उसको पता चलता है तेरी बर्थडे है, वो कुछ ले आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट का अपना खाना पीना जो है जी। वो पूजा करके उद्यापन उसी में जो है वो लेडीज जो हैं वो कहती है कि हमने पूजा व्रत रखे थे तो आज उद्यापन है उसका, वो प्रसाद जो है वहाँ पे लोकल में। तो ये जो उनका वही सोसाइटी है, वही सोशल लाइफ है जी। उसके अलावा तो फिर घर जाके बच्चों को देखना है, बिल्कुल। हस्बैंड को देखना है, समय खत्म, दिन खत्म, सोना है। खत्म। जी। तो ये जो है जेंट्स में इतना नहीं है, मेल्स में, पर लेडीज में ज्यादा है। ये जो लेडीज Correct. कोच का जो हाँ, केमिस्ट्री है हाँ, बहुत स्ट्रांग है। जी। हाँ, और फिर वो जब इनके आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है तो फिर ये देन दे शेयर दी दिस थिंग आल्सो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो कहती है ठीक है आई विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू एंड दिस थिंग दैट, बिकॉज़ सब तो वर्किंग वुमेन है, Correct. सबके अपने अपने फील्ड में अपने अपने रिसोर्सेज में जो जी। है। तो क्योंकि मुझे पता है ना, जब ये लोग ग्रुप बना के डिमांड करने आते हैं, व्हेन यू आर हेड ऑफ द ऑपरेशंस, जब जीएम होती है तो इनका जो है रेगुलरली ये आते हैं, आज डेलीगेशन आया है किसी ये प्रॉब्लम है, तो देन दे विल टेल कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, रात को 12 बजे यहाँ पे वो है, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है यार इसको आरपीएफ के 2 आदमी बिठाओ लेडीज कोच के सामने है। तो ये इस तरह के, तो दैट इज दे आर सो पैशनेट अबाउट इट, अबाउट दिस सर्विस कि दे वोंट लीव यू। अगर आप एज ए ऑपरेटर ठीक क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हाँ, तो सबर्बन का पैसेंजर जो है बहुत ही कैन बी वेरी विरुलेंट, आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक क्योंकि बात वो सोचते हैं मेरी सर्विस है, तुम कौन हो, तुम आज आए कल के चले जाओगे, बिल्कुल। इट इज माय एसेट। जी जी जी। सो दैट बिलोंगिंगनेस ना उससे अच्छा लगता है, जी। उससे जो है देन यू आल्सो फील लाइक डूइंग समथिंग। सर एक सवाल मेरे को जो आ रहा है, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो जब ट्रेनें स्टेशन पे रुकती हैं और चलती हैं, ये समय जो डिसाइड होता है ये किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है सर? 12 सेकंड मिनिमम है। मिनिमम। अच्छा।
मात्र 12 सेकंड रुकेगी गाड़ी, एक मतलब मिनिमम 12 सेकंड रुकेगी। देखिए वैसा है हाँ। कि हम ये कह तो नहीं सकते ऑफिशियली, पर ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि जैसे ही ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर से नीचे हो जाती है लोग उसमें से उतरने शुरू हो ठीक जाते बात है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल उतरते हैं सर। बाहर तो क्रॉस कर चुके थे ट्रेन रुकने से पहले, स्टेशन के बाहर होते हैं सर। हाँ। तो इसलिए छोटे स्टेशन पे 12 सेकंड इज मोर देन एनफ। ठीक है जी। हाँ। जो बड़े स्टेशन है, जो दादर वादर जो है, वहाँ पे 20 सेकंड रुकते हैं। तो 20 सेकंड से ऊपर जो है ये स्टॉप नहीं होता। और इसी वजह से शायद ये भी एक वजह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी वजह से, पर ये भी एक वजह है कि हम मेंटेन कर पा रहे हैं जो 45 to 50 kmph की एवरेज स्पीड। करेक्ट। दूसरे एक और यूनिक चीज है जो कि हमारे मुंबई सबअर्बन के साथ है कि इसकी कोच बहुत वाइड है और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ओवरलैप करती है थोड़ा सा। जी बिल्कुल करती है। तो इसीलिए सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। यू जस्ट स्टेप अप, देयर इज नो लैडर। करेक्ट जी। तो वो अब जब एसी लोकल चलेगी तब ये समस्या आएगी, क्योंकि हमको स्टेशन ड्वेल टाइम कहते हैं इसको हम। तो स्टेशन ड्वेल टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सब रुकने का समय। हाँ। क्यों सर? क्योंकि दरवाजा तो तभी खुलेगा जब वो कंप्लीट स्टॉप पे इंटरलॉक कर रखा है दरवाजा जी। या तो कुछ ऐसा सिस्टम करे कि 5 सेकंड पहले दरवाजा खुल जाए जी। 5 kmph की स्पीड दरवाजा खुल जाए जी। पर अभी जो डिजाइन है उसके अंदर तो दरवाजा तभी खुलना शुरू होता है जब व्हील रुक जाते हैं। जब व्हील रुक जाते हैं उसके बाद दरवाजा खुलना शुरू होगा। फिर उसके बाद वो आप लोग उतरना शुरू होंगे। तो अब 20 सेकंड तो नहीं होगा, अब तो कम से कम 30 सेकंड आपको जो है स्टेशन ड्वेल टाइम देना होगा। 30 सेकंड देंगे, फिर दरवाजा बंद होगा, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, फिर खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर सो इन दैट प्रोसेस। और ये 30-30 सेकंड करके दिन भर के करके ये एक मेजर, ये जो है मेरा अब जो 3 मिनट की जो हम फ्रीक्वेंसी कह रहे थे, दैट फ्रीक्वेंसी ऑल्सो मे कम अंडर स्ट्रेस। तो इन सब मुद्दों को सोचना पड़ेगा। करेक्ट है जी। कि कुछ देयर हैज टू बी सम सॉल्यूशन। जी करेक्ट। कि वी कैन नॉट एयर कंडीशन लोकल चला के उसमें इट्स गुड, पर जो यूएसपी है इस सर्विस की, जो इसकी जान है, जो इसकी कोर है, उससे भी कंप्रोमाइज ना हो तो अच्छा है। सर मैं मुंबई में 10 साल रहा, आप पता नहीं कितने साल रहे। लोग पैदा होके वहीं पे रहते हैं, ज़िंदगी भर वहीं रहते हैं। हम लोग लोकल में हज़ारों बार चढ़ते हैं। कई बार हमारी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं लोकल से कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वैसा। पर और उसे लाइफलाइन कहते हैं मुंबई की। कई बार मैंने सुनी थी ये बातें और हम भी कहते थे कि लाइफलाइन है मुंबई की, लाइफलाइन है मुंबई की। पर लाइफलाइन क्यों है? लाइफलाइन में क्या खास बात है? इस वजह से ये शहर कितना बड़ा, ये सब समझाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए और कमाल कमाल के पॉडकास्ट किए, लेकिन मुझे मेरा फेवरेट पॉडकास्ट सर आज आपके साथ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।